अच्छा बच्चे, बहुत ही कम है आज। तो आप लोगों का जो टेस्ट है ना वो प्लाज्मा और आरबीसी वाला, तो ये वाला लेक्चर उस पे है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपने ये लेक्चर याद करना है, और उसके बाद आपने जो है वो गाइटन का वो जो चैप्टर हमने पहला किया है वो आपने करना है। और मैम हुरिया के जो नोट्स मैंने सेंड किए थे ना वो करने हैं, ठीक है। ये जो है ना नोट्स के रेफरेंस की ही चीज़ें हैं, मतलब उसको हम इधर डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने उसके अलावा भी दी हैं एक्स्ट्रा, वो भी डिस्कस करेंगे। और नोट्स भी जब आप लोग कर लोगे तो आपका उम्मीद तो यही है कि अच्छा टेस्ट होगा। एफएमयू का आप लोगों को पता है काफ़ी जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। पिछला पूरा प्रॉफ जो था बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। तो पता कोई नहीं, पढ़ाते कहीं और से हैं, टेस्ट कहीं और से भी आ जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो वैसे हम ये कर लेते हैं, उम्मीद तो है कि इसी में से आएगा और चीज़ें हल हो जाएंगी। दूसरा, जो बच्चे एफएमयू के अलावा है ना वो ये लेक्चर अगर ना भी लें तो उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो लें। अगर वो ले लेते हैं तो इसमें कई चीज़ें बायोकेमिस्ट्री की हैं, ठीक है। वो आपने बायोकेमिस्ट्री में भी याद करनी है, तो अगर वो इधर सुन लेंगे और जब वो वहाँ पढ़ेंगे तो उनको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आवाज़ मेरी सबको साफ है ना? मैं शुरू करने लगा हूँ लेक्चर। आवाज़ में कोई मसला तो नहीं है? चलें, सही है। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ब्लड जो है वो उसके मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा होता है, दूसरा उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको पता है 45% होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में देखो वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, सब्सटेंसेस डिफरेंट और भी होते हैं, ठीक है। इधर से फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट्स हो गए, ल्यूकोसाइट हो गए। ल्यूकोसाइड में आगे टाइप्स आ जाती हैं, न्यूट्रोफिल, इयोजाइनोफिल, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स। तो ये एफएससी वाली बात है कि इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने मेजर जो प्लाज्मा का ये वाला पोर्शन है ना, हमने इसकी डिटेल देखनी है कि इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हम प्लाज्मा के मेजर फंक्शंस पढ़ेंगे और इसमें जो प्रोटीन्स है उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट देखे जाए तो वाटर में 90% वाटर होता है, 7 to 9% ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेज में ये सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। इस स्लाइड अगली स्लाइड देखो। इस स्लाइड में जो है मेजर फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं प्लाज्मा के, जिसमें पहला फंक्शन लिखा है कोगुलेशन, ठीक है। तो प्लाज्मा चूंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है, तो इसके डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फिब्रिनोजिन है, ठीक है। एक तो जिन, जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना जिन एंड पे जिसके होगा, जिस प्रोटीन के एंड पे, जैसे कि आपने पेप्सिनोजिन पढ़ा था, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। जाइमोजिन पढ़ोगे, इसके अलावा ट्रिप्सिनोजिन पढ़ा था, वो भी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिनोजिन, जब ये एक्टिव में कन्वर्ट होगी फिब्रिन में तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कोगुलेशन करती है ब्लड की। हीमोस्टेसिस का चैप्टर है आपका ब्लड का आखिरी चैप्टर। जब आप वो पढ़ोगे ना तो उसमें क्लॉट का जो आखिरी स्टेप होता है ना वो होता है कि फिब्रिन का ना नेटवर्क क्लॉट के ऊपर जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो वो उस पूरे मैश वर्क को जो है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। फिब्रिन का एक नेटवर्क बनता है। तो फिब्रिनोजिन जो होती है ये प्लाज्मा के अंदर होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, कोगुलेशन। हमने यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा थ्रोम्बिन भी जो है वो भी जो है कोगुलेशन में इन्वॉल्व है। और फैक्टर 8 लिखा हुआ है, और भी काफी सारे फैक्टर होते हैं। फैक्टर 8, 10 लिखा हुआ है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, और भी काफी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 8 का तो आपको पता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। तो कोगुलेशन होगी। डिफेंस देखो, डिफेंस जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं, एंटीबॉडीज वगैरह, ठीक है। कोई भी बॉडी में अगर एक्सटर्नल जो चीज हमारी बॉडी में एंटर होती है, ठीक है, तो उसको जो डिफेंसिव मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट होता है ना, वो भी प्लाज्मा के जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि अगर एक क्वेश्चन था कि अगर प्लाज्मा की प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम कहते थे कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसको भी कौन मेंटेन कर रहा होता है, प्लाज्मा। और कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, जो कि लिवर सेंथिसाइज कर रहा होता है। मेजर जो प्रोटीन्स होती है ना प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनकी सेंथिसिस लिवर में होती है।
ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक मैंने आपको मिसकंसेप्शन बताई थी लिवर के रेफरेंस से, कि लोग ये समझते हैं कि जो अ, हकीम लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो ब्लड है या खून है वो जिगर ने बनाना होता है, और कई बीमारियों में कहते हैं कि जिगर ने जो है वो खून बनाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इतने झूठे भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मेजर प्रोटीन्स होती है ना ब्लड की, वो इस लिवर ने बनानी होती हैं, तो काफ़ी हद तक उनकी थोड़ी सी बात ठीक भी होती है, ठीक है। टेक्निकली गलत होती है, लेकिन अगर उसको मानी के लिहाज से देखा जाए तो वो ठीक भी होती है। खैर आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन, आप जितने भी फूड खाते हो, जाहिर बात है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू हो रही होती है, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट और विटामिन की ट्रांसपोर्ट, सही है। आप सांस ले रहे हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन जो है आउट जा रही है, CO2 बॉडी के इन आ रही है, ये भी किसके थ्रू हो रही है? रेस्पिरेशन जो है ये भी प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। फिर आप एक्सक्रीटरी वेस्ट, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, सेल जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, ठीक है। उन वेस्ट को किडनीज तक कौन लेके जाता है? ब्लड प्लाज्मा, और उसके बाद वो किडनी से आउट जा रहे होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को अपने टारगेट टिश्यूज पर कौन पहुंचा रहा होता है? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके बाद एसिड बेस बैलेंस जो है वो भी प्लाज्मा की प्रोटीन्स फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ये जो हमने इधर पढ़ी थी ना, एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ ये एसिड बेस मेटाबॉलिज्म में बैलेंस में भी इसका रोल होता है। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये किस तरह रेगुलेट होता है? देखो, हीट जो है, कुछ एरियाज की तरफ हीट ज्यादा जा रही होती है, कुछ एरियाज की तरफ हीट कम जा रही होती है। हीट नहीं, सॉरी, ब्लड, ठीक है, और उसी के थ्रू जो है वो हीट लॉस होनी होती है, ठीक है। तो हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी प्लाज्मा के खाते में हम डालते हैं। अब आती हैं अगले स्लाइड में, देखो ये मेजर प्रोटीन्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, सही है। ये मेरा ख्याल है मैंने सत्या से टेबल लिया हुआ है, ठीक है। सत्या एक बुक है। आप लोगों को सर जो है वो बड़ा मना करते हैं आपको कि आपने ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं करनी, सत्या, ठीक है। सर को जो है वो मसला है, पता नहीं क्या मसला है, खैर ये सर का पर्सनल मैटर है। लेकिन आपने ना किसी भी बुक को ये नहीं समझना कि ये बुक जो है अच्छी नहीं है, सही है। कई अच्छी चीजें आपको उन बुक से मिल सकती हैं, जैसे कि ये टेबल है, सही है। सॉरी, ये टेबल जो है मुझे कई जगहों से सही नहीं मिला, ये सत्या पे अच्छा था तो मैंने वहां से लिया। अब प्रोटीन्स देखो, एक एल्ब्यूमिन लिखी हुई है, फिर ग्लोबुलिन्स लिखी है, फिर फिब्रिनोजिन है, सही है। 60% क्या है? एल्ब्यूमिन। 30% क्या है? ग्लोबुलिन्स। और 4% क्या है? फिब्रिनोजिन, ठीक है। और ये जो बाकी हैं ये ग्लोबुलिन्स की टाइप है, अल्फा, बीटा और गैमा, सही है। एल्ब्यूमिन का मैंने आपको बताया कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही है, ठीक है, साथ में पीएच को बफर कर रही होती है, सही है। तो ये सिंपल सा फंक्शन एल्ब्यूमिन का आपने याद रख लेना है, एमसीक्यू वगैरह में उन्होंने पूछ लेना है आपसे। ग्लोबुलिन्स कहता है 36% है, इसकी टाइप्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा। तो गैमा तो सीधी सीधी आसान सी बात है कि एंटीबॉडीज जो होती है ना वो गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं, सही है। एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। आगे ये एंटीबॉडीज की ये काफ़ी टाइप्स भी आ रही हैं, ठीक है, AIGA, AMD और E, ये बाद में पढ़ते हैं, सही है। तो ग्लोबुलिन्स में गैमा ग्लोबुलिन्स कौन सी हैं? एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर क्या है? अल्फा ग्लोबुलिन्स और बीटा ग्लोबुलिन्स। पहले बीटा पढ़ लेते हैं। बीटा में देखो, ट्रांसफेरिन एक बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ट्रांसफेरिन का फंक्शन आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, सही है। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? Fe3 की फॉर्म में, ठीक है। अब आप देख रहे हो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होती हैं। आप आगे जाके जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, कि बॉडी में जब बाहर से कोई पार्टिकल अंदर बॉडी में एंटर होता है तो एक पाथवे सेटअप होता है, कंप्लीमेंट पाथवे, ठीक है। उस पाथवे में क्या होना होता है कि वो जो बाहर से बॉडी आई है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, एक होता है लाइसिस का मैकेनिज्म, ठीक है, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, एक होता है उसमें जो है वो प्रेसिपिटेशन हो जानी होती है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू उन जो बॉडी में बाहर से चीज आई है ना उसको तोड़ना होता है, खत्म करना होता है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती है ना, ये उन डिफरेंट मैकेनिज्म में इनका मुख्तलिफ रोल होता है, ठीक है। जब आप कंप्लीमेंट पाथवे पढ़ोगे ना तब आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी इतना ध्यान में रख लो कि कोई भी टॉक्सिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आए
उनकी डिस्ट्रक्शन में जो हेल्प कर रही होती हैं वो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन्स में दो आ गई, ट्रांसफेरिन और कंप्लीमेंट प्रोटीन। और अल्फा ग्लोबुलिन्स अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। गैमा ग्लोबुलिन्स में एंटीबॉडीज, बीटा ग्लोबुलिन्स में ट्रांसफेरिन और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, तीन होगी। आगे अल्फा अल्फा ग्लोबुलिन में देखो हेप्टोग्लोबिन है, सेलुलोप्लाज्मिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन सिंपल सा फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट कर रहा होता है। आपने एफएससी में एंटी थ्रोम्बिन 3 का वर्ड पढ़ा होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। जो सेलुलोप्लाज्मिन है, एक सेकंड बच्चों रुको, मैं ना पानी पी लूं, मेरे दिन ना खांसी हो रही है। हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे गैमा ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं। बीटा ग्लोबुलिन्स में दो टाइप्स हैं, आगे मैंने दो उसकी एग्जांपल है, ट्रांसफेरिन और कंप्लीमेंट। ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो टॉक्सिन्स को तोड़ती हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, लाइसिस एक मैकेनिज्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन एक होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। मुख्तलिफ कंप्लीमेंट प्रोटीन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फिर अल्फा ग्लोबुलिन में हेप्टोग्लोबिन है, सेलुलोप्लाज्मिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन का आपको पता है, सिंपल है कि उसने ब्लड क्लॉटिंग प्रमोट करनी है, ठीक है। सेलुलोप्लाज्मिन देखो, सेलुलोप्लाज्मिन का एक फंक्शन तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आपको याद होगा। इसने क्या किया था, जब मैक्रोफेज से एरिथ्रोसाइट हमने तोड़े थे और तोड़ के हमने हीमोग्लोबिन से आयरन रिलीज करवाया था, तो उस आयरन को Fe3 की फॉर्म में सेलुलोप्लाज्मिन ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। ये असल में एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, सही है। इसका फंक्शन होता है कि इसमें लीवर से कॉपर को उठाना होता है और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करके रिक्वायर्ड एरियाज तक पहुंचाना होता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे ना, तो हमारे सिलेबस में एक डिजीज है विल्सन डिजीज, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, हार्पर में है, चैप्टर 52 में है शायद। विल्सन डिजीज में क्या होता है, सेलुलोप्लाज्मिन जो होती है ना, उसका लेवल कम होता है। उसकी वजह से लिवर से जो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ना, कि लिवर से जो कॉपर को उठा के ट्रांसपोर्ट कर रही होती है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से लिवर के अंदर कॉपर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो उस कंडीशन में एक जो डिजीज होती है उसको विल्सन डिजीज कहते हैं। तो ये रेफरेंस के तौर पर उस डिजीज का नाम याद रख लो, या ना भी रखो, जब पढ़ना हो तब कर लेना। इसके बाद आ गया जी हेप्टोग्लोबिन। जब एरिथ्रोसाइट को हम तोड़ते हैं ना, तो उनके एरिथ्रोसाइट के तोड़ने से जो हमारे अंदर जो चीज ब्लड में प्रोड्यूस होती है, यही बात है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, आयरन अलग हो जाएगा। तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो उसका लॉस हो सकता है यूरिन के थ्रू। तो उस लॉस को बचाने के लिए जो प्रोटीन होती है ना, वो हेप्टोग्लोबिन होती है। ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना देती है जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाती, सही है। तो हमने ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस कर लिए। अगर आप कहते हो तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। मुझे एक बंदा चैट में बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। करते हैं रिवाइज। अच्छा, मैंने बताया कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स में देखो, एल्ब्यूमिन जो है वो 60% है, ग्लोबुलिन्स जो है वो 36% है, ठीक है। और फिब्रिनोजिन जो है वो 4% है, सही है। अब एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजिन का आपको फंक्शन पहले ही पता है, इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, साथ में ये बफर करती है ब्लड पीएच को। और फिब्रिनोजिन जो है ये फिब्रिन बनाती है, फिब्रिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और फिब्रिन एक्टिव फॉर्म है। जिस तरह पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आगे ग्लोबुलिन्स जो है इसकी ना 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अल्फा हो सकती हैं, बीटा हो सकती हैं और गैमा हो सकती हैं, ठीक है। अब गैमा देखो, गैमा सिंपल सी है, एंटीबॉडीज, सही है। इनका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी में रोल होता है। तो अल्फा और बीटा पीछे रहेगी। अब बीटा में दो हैं, एक है ट्रांसफेरिन और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। ट्रांसफेरिन का फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में किया था कि आयरन की ट्रांसपोर्ट करता है, किस फॉर्म में कर रहा होता है, Fe3 की फॉर्म में, सही है। आगे है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, सही है।
कंप्लीमेंट तो बच्चे एक ने कहा रिवाइज करें तो उसके लिए भी तो करना ही है ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, इतना मसला नहीं है। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं, देखो मैंने कंप्लीमेंट पाथवे का जिक्र किया था। ये पाथवे जो है ये हम बाद में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर जब होती है ना, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल, तो उसको तोड़ने के लिए एक पाथवे सेटअप होता है, सही है। उस पाथवे को कंप्लीमेंट पाथवे कहते हैं। उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ना उस टॉक्सिन को तोड़ना होता है, सही है। या वो लाइसिस के थ्रू तोड़ सकते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू तोड़ सकते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन के जरिए तोड़ सकते हैं। और भी 2-3 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनमें जो प्रोटीन हेल्प कर रही होती है ना, वो कंप्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन अभी आपने बस इतना याद रखना है कि ये टॉक्सिन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसफेरिन, जो कि आयरन की ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपल हो गया। अब रह गई अल्फा ग्लोबुलिन, सही है। अल्फा ग्लोबुलिन में 3 है, हेप्टो है, सेलुलोप्लाज्मिन है, और प्रोथ्रोम्बिन है। अब देखो, सेलुलोप्लाज्मिन का तो हमने कल किया था एक फंक्शन कि इसने Fe3 जो होती है ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है Fe2 को, जब हमने एरिथ्रोसाइट ब्रेक किए थे मैक्रोफेज के थ्रू। लेकिन इसका एक और फंक्शन भी होता है, ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। इसने कॉपर को ट्रांसपोर्ट करना होता है, लिवर से लेके उन एरियाज तक लेके जाना होता है जहाँ पे कॉपर रिक्वायर्ड होता है। इसने सेलुलोप्लाज्मिन ने। फिर मैंने यहाँ एक डिजीज का जिक्र किया कि अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, सेलुलोप्लाज्मिन कम हो जाए, तो जब ये लिवर से जो इसने कॉपर को उठाना है वो उठाना कम हो जाएगा, लिवर में क्या हो जाएगा, कॉपर अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो डिजीज होती है ना, उसको विल्सन डिजीज कहते हैं। चैप्टर 52 में आप पढ़ोगे, अभी याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो रहने दो। प्रोथ्रोम्बिन का मैंने बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट कर रही होती है। फिर आती है हेप्टोग्लोबुलिन, ठीक है, हेप्टोग्लोबुलिन। जब रिथ्रोसाइट को हम तोड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे जो किडनीज हैं उनके थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर जा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है कि हेप्टोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिस वजह से साइज बड़ा हो जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन से रिलीज नहीं हो पाती, सही है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन है, सही है। अब अगले जो ये फंक्शन है, ये है इम्यूनोग्लोबिन के फंक्शन, सही है। ये मैं अभी शुरू करता हूँ, एक सेकेंड रुको। आप जरा इसको देखो, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास ना कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन की टाइप्स आगे आ गई हैं, सही है। इम्यूनोग्लोबुलिन हमने कौन सी पढ़ी, ये वाली, ये एंटीबॉडीज, सही है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, सही है। अब इसके आगे कौन सी टाइप है, IgG है, सही है, IgA है, IgM है, IgD है, और IgE है, ठीक है। इनमें हम पहले ना सिंपल सिंपल फंक्शन याद कर रहे थे जिनका सिर्फ एक एक फंक्शन है। मिसाल के तौर पर IgA और IgE। आप लोगों को पता है कुछ लोगों को एस्थमा होता है, सही है। एस्थमा में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन है, सही है। अब हमें तब तो समझ नहीं आती थी कि एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, अभी हमें आ जाएगी। एलर्जिक रिएक्शन असल में एक तरह से इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का हमारा जो कल वाला लेक्चर होगा, यानी कि नेक्स्ट फिजियो का लेक्चर, उसमें हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर होगी ना, फॉरेन पार्टिकल, उस फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी के जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट करनी होती है, ठीक है। तो जब कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है, तो कुछ खास किस्म की एंटीबॉडीज क्या करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करवाती हैं जो कि उस खास एरिया पे जहाँ पे वो बॉडी में चीज़ एंटर हुई थी, ठीक है, उन एरियाज में कुछ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करवानी होती है, सही है। किसने करवानी होती है, इन एंटीबॉडीज ने मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं किन एरियाज में, जहां पे वो अटैक हुआ है, सही है। अब कौन से सब्सटेंसेस ये काम करते हैं, हिस्टामीन, ठीक है। हिस्टामीन कौन रिलीज करवाएगा, IgE, ये जो एंटीबॉडी है, सही है। कोई भी चीज बाहर से बॉडी में आएगी तो IgE क्या करेगी, हिस्टामीन रिलीज करेगी।
वो हिस्टामिन क्या करती है, कुछ सेकेंडरी चेंजिंग्स लेके आती है उस एरिया पे जहाँ पे अटैक हुआ है। उन चेंजिंग्स में एक तो ये होता है कि वहाँ पे वेजो डायलेशन होती है, सही है। वेजो डायलेशन से क्या होता है, ब्लड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट यानी कि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है ना, वो होता है कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होने से क्या, पीछे से ब्लड आ भी ज्यादा रहा है, ऊपर से कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी ज्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पे फ्लूइड की लीकेज होती है। ठीक है, ये सारा कुछ हिस्टामीन करवा रहा है, और इस हिस्टामीन को रिलीज किसने करवाया था, आईजीई ने। तो वहाँ पे इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा हो जाती है, सही है। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल वहाँ पे उस पार्टिकल के अगेंस्ट लड़ते हैं जो बाहर से बॉडी में एंटर हुआ था। इसकी जनरल मिसाल आप लोगों ने स्किन पे आप लोगों को दाने निकले होते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन में एक और चीज भी होती है, वॉलिंग ऑफ। वॉलिंग ऑफ होता है कि जहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है ना, उसको उधर ही रोक दो, वॉल कर दो, उसको दीवार बना के उधर रोक लो। ठीक है, इसको वॉलिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो इन्फ्लेमेशन का मैंने आपको टॉपिक समझाया है ना, ये असल में कौन करवा रहा होता है, आईजीई, सही है। एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है ये वाली एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, सही है। जनरली अगर हम इसको आम जुबान में समझना चाहें, तो हमारी बॉडी में देखो, जब भी स्किन पे दाने निकलते हैं तो क्या होता है, बाहर से कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी के ऊपर आता है, तो वहां पे फिर ये सेकेंडरी चेंजिंग्स होती हैं, और वो जो कवर सा बन जाता है जो उधर उस चीज को रोक लेता है, वो क्या होता है, वो असल में वहां पे इन्फ्लेमेशन के बाद वॉलिंग ऑफ हुई हुई है, सही है, कि वो उधर ही रुक गया है। तो आईजीई का फंक्शन क्या होता है, टेक्स पार्ट इन एलर्जिक रिएक्शन। अभी तक आपने आईजीई का फंक्शन इतना ही याद रखना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन का जनरल फंक्शन तो आपको पता ही है, इसमें हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करना है। हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, जो हमारे यानी कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी से नीचे जा रही है, ठीक है, और फिर नीचे लेरिंक्स और ये सारा एट द एंड लंग्स वगैरह आ रहे हैं, साथ ही ये डाइजेस्टिव कैविटी भी, लाइनिंग भी साथ साथ है। तो इस लाइनिंग के ऊपर जो हमारे पास प्रोटीन पड़ी होगी ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो होगी आईजीए। ई का फंक्शन कर लिया, अब हम ए पढ़ रहे हैं, सही है। तो आईजीए कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे रेस्पिरेटरी जो है ना लाइनिंग, उसके ऊपर आईजीए पड़ी होती है, सही है। बच्चे, इन्फ्लेमेशन बेनिफिशियरी जरूर है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि वो एट द स्पॉट जो उसने काम करना है वो फंक्शन हो जाए, सही है। उसके बाद उस सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव भी तो करना है ना। अब मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में क्या हुआ है, आपको बुखार हो गया, सही है। बुखार 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 में क्या होता है, बुखार में आपको दो चीजें हो रही होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, आपको एक तो फीवर होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, दूसरा ये आपको पेन जो है वो पेनफुल सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, पेन होती है ना आपको, बुखार समटाइम बुखार के साथ पेन भी हुई होती है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है ना, ये वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पेन भी कॉज कर रहे होते हैं, साथ में फीवर भी कॉज कर रहे होते हैं। तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए यूज करते हैं कि हमारा वो पेन और फीवर वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाए। और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो दाने रहे, नहीं, जारी बात है, वो रिमूव होने चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेमेशन बेनिफिशियल एक हद तक है, जब तक हम चाहते हैं कि वॉलिंग ऑफ हो और वो चीज़ें उधर ही रह जाएं, सही है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन आपको बुखार कॉज कर दे, या इन्फ्लेमेशन आपको पेनफुल पेन की सेंसेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। अभी इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में देखो, आपने अभी शायद लिपिड्स पढ़ लिया या नहीं, एनसेड होंगी, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आपकी जो आइबोप्रोफिन है, ठीक है, आप आइबोप्रोफिन यूज करते हो, जिसको हम आम जुबान में ब्रोफिन कहते हैं। आपकी एक एरिनेक होती है टैबलेट, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है कि ये हमें पेन और बुखार और इस तरह की सेंसेशन से प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फायदेमंद है, इन्फ्लेमेशन भी एक हद तक फायदेमंद है, जब तक ये वॉलिंग ऑफ करे और उन सब्सटेंसेस को लोकलाइज कर दे, ठीक है। आगे चलूं। अच्छा, मैं था आईजीए पे, सही है। आईजीए मैंने बताया कि हमारी जो लाइनिंग होती है ना, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, उसके ऊपर जो पड़ी होती है ना, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन, कौन सी भला, ये रेस्पिरेटरी वाली, तो उधर जो पड़ी होती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन, वो आईजीए होती है, सही है। इसके बाद क्या चीज़ आ गई, आईजीएम और आईजीजी, सही है। ई का फंक्शन भी हो गया और ए का भी हो गया।
जी में देखो, देखो कोविड, ठीक है, एक बंदे को कोविड हुआ है, सही है। कोविड में अगर पहली दफा जब उसकी बॉडी में कोविड का वायरस गया, तो बॉडी ने जारी बात है रिएक्ट किया होगा। उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, सही है, ठीक है। समटाइम्स वही वायरस दोबारा जब आके एक्ट करे, तो वो दोबारा जब आया और उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो वो जो सेकंड हमारी बॉडी का रिएक्शन था वो होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सही है। ये इधर देखो आईजीएम कहता है कि ये हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीजन प्रोड्यूस होती है, कि कोई भी वायरस जो पहली दफा या कोई भी ऐसी एंटीजन अगर पहली दफा बॉडी में आए, तो उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और वो आईजीएम करेगी, और आईजीजी करेगी, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेन एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो आईजीजी और एम का फंक्शन हमने रिलेट करके याद रखना है। फिर आगे आता है अपोस्टनाइजेशन। अपोस्टनाइजेशन हमने बाद में भी पढ़ना है। अभी मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में एक तस्वीर शेयर करता हूँ, सही है। उस पिक्चर को आप सारे लोग देखो। मिल गया आपको? चलें, सही है। देखो आपको नजर आ रहा होगा कि एक आईजीजी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसकी एक साइड पे लगी हुई है एंटीजन, उसकी दूसरी साइड पे लगा हुआ है मैक्रोफेज, सही है। मैक्रोफेज ने क्या करना होता है, एंटीजन को इनगल्फ करना होता है। तो आईजीजी एक ऐसी प्रोटीन है जो उस मैक्रोफेज को हेल्प कर रही है कि वो एक साइड से एंटीजन से लगी, जारी बात है उसको प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उस मैक्रोफेज तक उस एंटीजन को छोड़ के आ रही है, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ना, ये जो मैकेनिज्म ये जो नजर आ रहा है, ये अपोस्टनाइजेशन है। इसकी आगे दो टाइप्स आएंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आपने बाद में पढ़नी है। फिलहाल ये जो नजर आ रही है ना, ये डायरेक्ट अपोस्टनाइजेशन है। एक इनडायरेक्ट भी होती है, ये जब कंप्लीमेंट पाथवे पढ़ोगे ना तब समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है अपोस्टनाइजेशन। ये बताने का मकसद ये था कि आईजीजी जो होती है ना, ये क्या करती है, अपोस्टनाइजेस बैक्टीरिया, ठीक है। और एक सेकेंड यार। आईजीजी जो होती है ना, ये पोस्टनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया में जो है ये इन्वॉल्व है, लेकिन आईजीएम जो है ये नहीं कर रही होती। फिर आता है फिक्सिस कंप्लीमेंट, और इधर भी आईजीएम में भी लिखा हुआ है फिक्सिस कंप्लीमेंट, सही है। पोस्टनाइजेशन की समझ आई है ना, क्या पोस्टनाइजेशन क्या होता है, सही है। देखो आगे है फिक्सिस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट फिक्सेशन मैंने आपको वो पाथवे बताया था कि कंप्लीमेंट पाथवे आएगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये जेन में रख लो कि आईजीजी और आईजीएम दोनों उस पाथवे में कंप्लीमेंट फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये होता क्या है, ये बात की बात है, फिलहाल एक दफा रट्टा लगा लो, ये हम बाद में करेंगे। ये पूरा प्रॉपर एक लेक्चर, काफ़ी टाइम लगने वाला है, कंप्लीमेंट सिस्टम पे काफ़ी टाइम लगेगा तो पूरा समझने में, तो बेहतर है फिलहाल रट्टा लगा लो, जब हम पढ़ेंगे तब। अभी जो कि हमने इनके फंक्शन याद करने हैं तो वो करते हैं, सही है। आगे है क्रॉसिस दी प्लेसेंटा, सही है। आईजीजी क्या करती है, क्रॉसिस दी प्लेसेंटा, और आईजीएम प्लेसेंटा का क्रॉस नहीं करती, सही है। जितनी भी ये प्रोटीन्स हैं इनमें कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि माँ से बच्चे में सिर्फ एक ही ट्रांसफर होगी, कौन सी वाली, आईजीजी माँ से बच्चे में आएगी और कोई भी नहीं आएगी, सही है। तो आईजीजी, आईजीएम और आईजीई और आईजीए का फंक्शन सबको समझ आया, कोई नहीं? नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। आगे देखो, आईजीडी और एम का एक एक फंक्शन रह गया। डी में वो कहता है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल वेयर इट एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर एंटीजन, सही है। ये जो मैंने आपको पोस्टनाइजेशन दिखाई है ना, ये तकरीबन वैसी ही बात है कि हमारे जो बी सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी सरफेस के ऊपर ये आईजीडी प्रेजेंट होगी, और ये एक रिसेप्टर के तौर पर काम करेगी इस एंटीजन के लिए। जैसे आपको नजर आ रहा है कि आईजीजी की एक साइड पे एंटीजन है, दूसरी साइड पे मैक्रोफेज है। अगर मैं उस मैक्रोफेज को काट दूं मिसाल के तौर पर, और वहां मैं बना दूं बी सेल, सही है। बी सेल के साथ क्या चीज आ जाएगी, आईजीजी, और आईजीजी के आगे क्या होगी, एंटी आईजी क्या आ जाएगी, डी, सही है। मैक्रोफेज की जगह पे क्या चीज आ गई, मैक्रोफेज की जगह पे आ गया बी सेल, और बी सेल की सरफेस के ऊपर क्या लगा दो, आईजीडी, और आईजीडी किसके साथ अटैच होगी जाके, एंटीजन के साथ।
तो ये आईजीडी का फंक्शन होता है कि ये बी सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। सेम फंक्शन आईजीएम भी परफॉर्म कर रही होती है, सही है। तो ये हमारी एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट फंक्शंस थे, ठीक है। मेन जो पूछ सकता है ना, वो ये क्रॉस प्लेसेंटा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टनाइजेशन कम पूछते होते हैं, फिक्स कंप्लीमेंट फिक्सेशन कम पूछते होते हैं, प्लेसेंटा वाला बहुत पूछते हैं कि तो कौन सी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो वो आईजीए है। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स का वो पूछ सकता है कि ये आईजीएम प्राइमरी और आईजीजी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। और ए और ई में क्या याद रखने वाला है कि ए जो होता है ये कहाँ होती है, ए होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है उसमें, जीआईटी के ट्रैक्ट में जो सरफेस के अंदर, सही है। और आईजीई जो होता है वो कहाँ पे वो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी के जो एलर्जी के रिएक्शन होते हैं इन्फ्लेमेशन वाले, आईजीई उसमें काम कर रही होती है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी जो कि पहले जिस पे अटैक हुआ होगा कोविड वायरस का, कोई बता सकता है? कोविड-19 का पहले किस इम्यूनोग्लोबुलिन ने उसका जवाब दिया होगा इनमें से? आईजीए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आईजीए जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पे है, सही है। आगे प्लाज्मा के रिगार्डिंग कुछ डिजीजेज हैं, हमने सिर्फ इनके ना फिलहाल नाम और हल्की सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, बाकी डिटेल्स और पैथोफिजियोलॉजी और ड्रग्स जो हैं वो बाद में देखेंगे, सही है। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिया, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और परप्यूरा इसको इसलिए कहते हैं कि स्किन के ऊपर पर्पल कलर के ब्रूजेस, जब हमें तो स्टिक मारे ना, हम पंजाबी में कहते हैं नील पड़ गए, ठीक है। तो वो जो नील पड़ता है ना उसको ब्रूज कहते हैं, ठीक है। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्रॉपरली क्लॉटिंग नहीं होती, स्किन के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉचेस होते हैं, धब्बे बन जाते हैं पर्पल कलर के। तो ये क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, प्लेटलेट्स कम है। हीमोफीलिया क्या है, हमारे पास फैक्टर 8 नहीं है, तो एक्सटर्नल जब कोई इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी। वॉन वेलब्रेन डिजीज क्या है, हमारे ना ये हम हीमोस्टेसिस वाला आखिरी ब्लड का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तब हम वॉन वेलब्रेन डिजीज भी पढ़ेंगे, सही है, और वॉन वेलब्रेन फैक्टर भी पढ़ेंगे, सही है। उस फैक्टर का क्लॉटिंग में काम होता है, सही है। और अगर वो फैक्टर नहीं होगा तो प्रॉपरली क्लॉटिंग नहीं होगी, उस डिजीज को कहते हैं वॉन वेलब्रेन डिजीज। हीमोफीलिया और इन दोनों में ना एक डिफरेंस होता है, वो बाद में आपको मैं करवाऊंगा कि इन दोनों में पता कैसे चलेगा अभी हीमोफीलिया और वॉन वेलब्रेन कौन सी है। साथ में वो भी करवाऊंगा, इसका ना सिनेरियो करवाऊंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। आगे है ए फिब्रिनोजिनीमिया। फिब्रिनोजिन जो है अगर नहीं है या बल्कि उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसमें तो क्या कहेंगे, ए फिब्रिनोजिनीमिया, और प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जारी बात है। ई गैमा ग्लोबुलिनीमिया, गैमा ग्लोबुलिन कौन सी थी भला एंटीबॉडीज, ये ये वाली, इधर से देखो कहाँ गई, ये एंटीबॉडी, सही है। और अगर ए गामा ग्लोबुलिन में होता है कि इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। हाइपोप्रोटीनीमिया, तो प्रोटीन्स कम है। अब ये जनरल टर्म भी है कि प्रोटीन किसी जगह पे भी कम हो सकती है, और अगर प्लाज्मा की प्रोटीन कम हो जाएंगी तो उसको भी हाइपोप्रोटीनीमिया कहेंगे। और वो कैसे कम हो सकती हैं, वो अगर हमारी बॉडी में जो है नेफ्राइटिस हो जाए, नेफ्राइटिस होता है किडनी का कोई मसला हो जाए, तो किडनी से प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो सकती है। डाइट में आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे, आपके लिवर ने मेजर सिंथेसिस करनी होती है प्रोटीन्स की, अगर लिवर में कोई मसला आ गया है, ठीक है, तो सिंथेसिस भी नहीं हो रही,